देखो, हमने पिछली क्लास के अंदर क्या करें, कुछ प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट एक बार डिस्कस कर लिए हैं। इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो और कॉन्सेप्ट बच गए हैं उनको भी क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो क्या करके हम क्या करते हैं, वापस से नए नए कॉन्सेप्ट के ऊपर आते रहते हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम तुम्हारे पास में क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या नाम है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलो, या आप इसे क्या बोल सकते हो, लागत अवधारणा। क्या कहेंगे हम इसे, लागत अवधारणा। अब ये क्या चीज होती है भाई, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले समझो कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट को हम लोग कहते हैं लागत। क्या बोलते हैं हम इसे, लागत। अब ये लागत क्या होती है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब कभी भी आप कोई चीज खरीदते हो तो उसके ऊपर आपने कितने पैसे खर्च किए, जितने पैसे आपने खर्च किए वो उस चीज की क्या होती है, लागत होती है। क्या होती है, लागत होती है। मतलब कोई चीज आपके कितने रुपए में पड़ी, क्या पड़ी, कोई चीज आपके कितने रुपए में पड़ी, कितने में आपने उसको खरीदा, वही चीज क्या होती है, कॉस्ट होती है भाई, उसकी क्या होती है, लागत होती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये होता है। अब ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, लागत अवधारणा कहता है कि जब आप लोग अपने बिजनेस में क्या करते हो, एसेट बाय करते हो। क्या करते हो, एसेट बाय करते हो। अब देखती सी बात है, अगर बिजनेस चलाना है तो एसेट तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, खरीदनी ही पड़ेगी। अलग अलग प्रकार की क्या की जाती है, एसेट खरीदी जाती है डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस। कि तुम कभी कभी मशीनें खरीदते हो, कभी प्लांट, कभी फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, या ऐसे अलग अलग प्रकार की आप लोग क्या करते हो, एसेट्स खरीदते हो। अब जब एसेट्स खरीदते हो तो एसेट्स खरीदना अपने आप में क्या एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन उसे तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अब बात आता है, ये इसकी हेल्प करता है, ये एक नियम है जो कहता है कि अगर तुमने एसेट खरीदी है तो तुम्हें उसको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब रिकॉर्ड करते समय क्या, रिकॉर्ड करते समय कितने रुपए की, कितने रुपए पर आप उसे क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, क्या बताओगे कि जो आपने एसेट खरीदी है वो कितने रुपए में खरीदी है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है आपको, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है कि अगर आपने एसेट खरीदी है तो जब एसेट्स की परचेज को आप रिकॉर्ड करने जाओगे तो कितने रुपए में क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे। ये कहता है अगर एसेट खरीदी है तो आपको उसको क्या करना है, उसकी कॉस्ट प्राइस पे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। एक किसी भी चीज की क्या हो सकती है, कॉस्ट प्राइस हो सकती है, एक क्या हो सकती है उसकी मार्केट प्राइस भी हो सकती है। क्या हो सकती है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, बाजार मूल्य। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, लागत। अब हो सकता है कि तुमने एक मोबाइल फोन क्या करा है, 70,000 रुपए के अंदर क्या करा है, एक मोबाइल फोन खरीदा है। तो 70,000 तो क्या उसकी लागत है, लेकिन पता है कुछ समय बाद में उस फोन का बाजार मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बाई चांस सपोज कर तो उसका बाजार मूल्य क्या हो गया, 50,000 हो गया। अब जब तुम रिकॉर्ड करने जाओगे क्या कि मैंने मोबाइल खरीदा, क्या लिखोगे, मैंने 70,000 का मोबाइल खरीदा, मैंने 50,000 का मोबाइल खरीदा, क्या लिखोगे। तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको क्या लिखना है कि मैंने 70,000 में क्या करा है, मोबाइल खरीदा है। हो सकता है आने वाले समय में उसकी भाव क्या हो गए हैं, कम ज्यादा हो गए होंगे, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। लागत अवधारणा कहता है अगर आपने एसेट खरीदा है तो अगर आपको उसका रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, एसेट की कॉस्ट प्राइस पर क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे। क्या बात समझ में आई। अब बात आती है यार ये कॉस्ट होती क्या है, कॉस्ट का मतलब क्या, कॉस्ट का मतलब तो ये है, ये कॉस्ट बनती है कुछ चीजों को मिलाकर। क्या बनती है, कुछ चीजों को मिलाकर। जैसे एक तो क्या होती है, उसकी परचेज प्राइस होती है कि आपने वो चीज कितने में खरीदी, उसके ऊपर कितना रुपया लिखा हुआ था। हो सकता है एक फोन क्या है, 70,000 रुपए का है, या एक कोई बड़ी मशीन है वो कितने रुपए की है, 70,000 रुपए की है। तो हमने दुकानदार को क्या दिया, उसको 70,000 रुपए दिए। तो बताओ उस मशीन की लागत क्या हो गई है, उस मशीन की लागत क्या हो गई है, 70,000 रुपए आज की डेट में क्या हो जाती है, उसकी लागत हो जाती है। तो जब तुम रिकॉर्ड करने जाओगे मैंने मशीन खरीदी, कितने में खरीदी, 70,000। अब बात क्या आता है कि इस कॉस्ट प्राइस में कुछ चीजें और भी क्या होती है, शामिल होती है। क्या क्या शामिल होती है, पहला तुमने कितने में खरीदा वो तो है ही है, प्लस एक होता है तुम्हारे पास में क्या, उसका ट्रांसपोर्ट।
भाई तुमको पता है एक बड़ी सी मशीन है, वो होलसेलर किसी सप्लायर की दुकान किसी फैक्ट्री में पड़ी है, वहां से लाकर तुमको अपनी फैक्ट्री में अपनी दुकान पर उसको लाकर रखना पड़ेगा, तो वहां से लेकर अपनी जगह पे आने तक का क्या लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा खर्च होता है वो भी क्या होता है, इस मशीन की कॉस्ट का ही पार्ट होता है। तो सपोज करते मेरा क्या लग गया, 2000 रुपए क्या लग गया, ट्रांसपोर्टेशन पे लग गया। भाई उस होलसेलर की दुकान से, जो सप्लायर है उसकी दुकान से मेरी फैक्ट्री पर मैं मशीन लेके आया हूँ, मशीन के ऊपर प्राइस तो कितने की है, 70,000 की है, लेकिन उसको यहाँ पर लाने पे मेरे कितने रुपए लग गए, 2000 और लग गए। अब मैं क्या बोलूंगा, मशीन 70 की है क्या, नहीं, मैं तो क्या बोलूंगा, मेरे मशीन 72,000 में पड़ी। भाई बात ये है, एक एसेट की कॉस्ट क्या होती है, अपने फैक्ट्री तक, अगर मैंने कोई एसेट खरीदी है अपनी फैक्ट्री अपनी दुकान पे आने तक जितने भी पैसे खर्च हो जाते हैं वो सारी क्या बनती है, उसकी कॉस्ट का ही पार्ट बनती है, ठीक है ना। तो सब उसकी क्या है, कॉस्ट है। जैसे सपोज करो उसके ट्रांसपोर्टेशन पे क्या लग गए, 2000 रुपए लग गए, वो भी क्या बनेगी, उसकी कॉस्ट बनेगी। तो आज की डेट में मेरी मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई है, 72,000 रुपए, 72,000 हो गई है। तो जब मैं रिकॉर्ड करूंगा मैं क्या बोलूंगा, मैंने एसेट 70 की खरीदी, 72 की खरीदी है, मैं बोलूंगा मैंने 72,000 की क्या खरीदी, एसेट खरीदी है। एक क्या लगता है, जब ये बड़ी बड़ी मशीनें आती है अपनी फैक्ट्री में लगती है, तो ऐसे तो है नहीं कि लाके रख दी मशीन चालू हो गई, ऐसे नहीं होता है। बहुत बार क्या करना पड़ता है, इन मशीनों को क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करना मतलब वहां पे लगाना, ताकि मशीन अब क्या हो जाए, चालू हो जाए। तो बहुत बार ऐसी मशीनों को इंस्टॉल करने के लिए छोटे मोटे से पिलर लगाने पड़ते हैं, इक्के दुक्के स्टैंड लगाने पड़ते हैं, स्क्रू ड्राइवर से बड़े बड़े नट्स क्या करने पड़ते हैं, दीवारों में कसने पड़ते हैं। और ऐसे करने पर क्या लगते हैं, अपने इंस्टॉलेशन के क्या लग जाते हैं, खर्चे लग जाते हैं। अब हुआ क्या, इंस्टॉलेशन पे क्या लग गए मेरे, 1000 रुपए लग गए, सपोज करते हैं क्या लग गए, 1000 रुपए मेरे क्या लग गए, इंस्टॉलेशन पर लग गए। तो ये जो इंस्टॉलेशन के खर्चे हैं वो भी क्या होते हैं, कॉस्ट का ही पार्ट होते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी मेरी क्या है, कॉस्टिंग। अब मैं क्या बोलूंगा, मेरी मशीन कितने में पड़ी, 70 में, 72 में, 73 में, 73 में, तो मैं बोलूंगा भाई मेरी मशीन कितने में पड़ी है, 73,000 के अंदर पड़ी है। और जब इसको रिकॉर्ड करूंगा, एंट्री लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा 70,000 में मशीन खरीदी, क्या लिखूंगा, 73,000 में क्या खरीदी है, मशीन को खरीदा है। क्या बात समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट किसका है, लागत अवधारणा का है। अच्छा, अभी अवधारणा इतनी ही खत्म नहीं हुई है, इसको कुछ और भी समझते इस अवधारणा के अंदर। ये जो कॉस्ट की अवधारणा है या जो लागत की अवधारणा है, सबसे पहले तो क्या कहता है कि ये जो एसेट आप लोग खरीदते हो, इसको रिकॉर्ड किस पे करोगे, इसको तुम रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट के अमाउंट पर। किस पे रिकॉर्ड करोगे आप लोग, कॉस्ट पे करोगे। और उस एसेट की कॉस्ट क्या होती है, पहला तो तुमने कितने में परचेज करा वो, प्लस उसका जो भी इंस्टॉलेशन में खर्चा होता है वो, प्लस उसको लाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हुआ, वो सब जोड़ने के बाद में एक क्या होता है पता है, अगर उसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवाना होता है तो वो भी उसी के अंदर क्या करता है, जुड़ जाता है। और फिर पता चलती है कि कॉस्ट कितनी आई। जैसे हम सबको पता है सरकारी खर्चे होते हैं हल्के फुल्के से रजिस्ट्रेशन के, जैसे तुमको पता है तुम लोग क्या करते हो, टू व्हीलर या कार खरीदते हो, आया ना। तो अपने को पता है कोई बाइक खरीदी हो कितने की, 80,000 की, आया ना। अब 80,000 में हमारे पास आती नहीं हो गाड़ी, शोरूम वाला बोलता होगा 80,000 की है, लेकिन आरटीओ क्लियरेंस के क्या लग जाते, थोड़े बहुत से पैसे लग जाते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा गाड़ी मेरी कितने की 80 है, अगर आरटीओ वाले रुपए मेरे 10,000 रुपए लग जाते हैं, तो अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने गाड़ी कितने में खरीदी है, 80 में खरीदी। मेरे लिए गाड़ी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अब 90,000 रुपए हो जाएगी। और मुझे क्या लिखना पड़ेगा, गाड़ी मैंने कितने में खरीदी है, 90,000 में, न कि 80,000 के अंदर। क्यों, ये जो आरटीओ के रजिस्ट्रेशन के चार्जेस है वो भी क्या बनते हैं, कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब और चीज क्या है आपके पास में, दूसरा कॉन्सेप्ट बोलता है, ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमें क्या लिखना है, हिस्टोरिकल वैल्यू लिखनी है। हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब जो आपका ऐतिहासिक मूल्य है। ऐतिहासिक मूल्य का मतलब क्या हो गया भाई, जब तुमने मशीन खरीदी थी तब कितने रुपए लगे थे, वो बात बोलो ना। आज मशीन कितने की हो गई है, जो आपका क्या है, मार्केट प्राइस। क्या बोला हम लोगों ने, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है जो मशीन मैंने एक जमाने में क्या खरीदी थी, मतलब आज से कुछ समय पहले क्या खरीदी थी मैंने, 70,000 में खरीदी थी, आया ना। उसके ऊपर इंस्टॉलेशन के 1000 लग गए,
ट्रांसपोर्टेशन के 2000 लग गए और रजिस्ट्रेशन के 2000 लग गए, तो टोटल मिला के मेरी कॉस्ट कितनी लगी यहाँ पे 75,000 रुपीज। तो मुझे रिकॉर्ड किस पे करना चाहिए 75,000 रुपए। अच्छा अभी तक मैंने एंट्री करी नहीं है, करना भूल गया होगा शायद। अब कुछ समय बाद में पता चला कि उसकी प्राइस क्या हो गई है 70 की जगह पे सिर्फ क्या हो गई है 60,000 हो गई है। अभी तक मैंने इसको रिकॉर्ड तो करा नहीं, तो जब आज जब रिकॉर्ड करने जाऊंगा तो क्या मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करूं क्या, नहीं, रिकॉर्ड किस पे करना है हिस्टोरिकल प्राइस पे, ऐतिहासिक प्राइस पे, मतलब पास्ट में तुमने कितने खर्च करे ना उसी पे ही रिकॉर्ड करना है। 70,000 पे क्या करना है रिकॉर्ड करना है। आज अगर उस एसेट के बाजार में भाव 60 हो गए तो क्या मैं 60 में थोड़ी लेने जा रहा हूं, मैं जब लेने गया था तब क्या भाव थे 70 थे, मैंने डील कितने में डन करी 70 में डन करी, मुझे दुकानदार को चुकाने भी कितने पड़े 70 5 75, मेरे तो पूरे 75 खर्च हुए ना, तो मुझे लिखना भी कितना पड़ेगा 75,000 पे ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज बाजार में भाव क्या हो गए हैं 60 तो तुम 60 से लिख दो, ऐसा मत लिखना, ठीक है ना। हाँ अगर तुमने इसको 60 में खरीदा तो 60 लिखना, क्योंकि तुमने खरीदा कितने में 60 में, लेकिन यहाँ पे हमने खरीदा कितने में था 70 में, तो कितने पे जाना है 70 पे ही जाना है। हिस्टोरिकल प्राइस पे क्या करना है एसेट को रिकॉर्ड करना है, न कि मार्केट प्राइस पे। आज बाजार में भाव बोले इसके 200 हो जाएंगे या 2000 हो जाएंगे, या मैं तो कहता हूँ 100 रुपए क्यों नहीं हो जाए, तो तुम 100 पे थोड़ी लिखोगे इसको, तुमने कितने में खरीदा था उस पे लिखना है। क्या बात समझ में आई। चलो इसके साथ में एक और चीज, इसके साथ में एक और चीज किया, समय समय के साथ में क्या होती है, समय समय के साथ में ये जो चीज तुमने खरीदी थी ना इसकी वैल्यू में क्या आती है कमी आती है। क्या आती है कमी आती है। एसेट्स हैं कौन सी, अगर मैंने 70,000 में खरीदी तो जिंदगी भर 70,000 की रहेगी। धीमे धीमे जैसे जैसे तुम उसको यूज में लेते हो ना, यूज में लेने की वजह से दिन ब दिन क्या आती है उसकी वैल्यू में कमी आने लगती है। क्या आने लगती है कमी आने लगती है। तो अगर एक एसेट को यूज में लेने की वजह से समय बीतने की वजह से अगर उस एसेट की वैल्यू में क्या आ जाए कमी आ जाए, उस कमी को हम क्या कहते हैं डेप्रिशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं डेप्रिशिएशन, या फिर हम उसे क्या कहते हैं मूल्यह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं मूल्यह्रास। तो ये डेप्रिशिएशन भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा और बताना क्या पड़ेगा आज की डेट में जब खरीदी थी तब तो कितने की थी 75,000 की थी। अब साल भर मैंने इसको चलाया है तो साल भर चलाने की वजह से मैंने यूज किया होगा तो थोड़ी सी वैल्यू क्या हो गई इसकी कम हो गई है। तो सपोज करते इसकी वैल्यू क्या हो गई 10,000 से कम हो गई और आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है 65,000 रुपए है। मैं क्या बताऊंगा मेरी एसेट कितने की अब 65,000 की। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी 75 की, अरे भाई 75 की तो जब तूने खरीदी थी ना तब थी, आज की डेट में कितने की रहेगी वो, क्योंकि जितने में खरीदी थी उसमें से थोड़ी सी वैल्यू क्या हो गई है कमी। कितने से कम हुई 10,000 से। 10,000 अपने आप में क्या है डेप्रिशिएशन। आज कितने का रहा वो 65 का रहा। अब भले ही बाजार में वो चीज कितने में बिक रही है 35 में बिक्री होगी, हम 35 नहीं बोल सकते। बाजार में क्या चल रहा है मेरे काम का नहीं, मेरे हिसाब से कितना है मेरे को ये लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने खरीदा 75,000 के अंदर था। अब उसको यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में क्या आई होगी थोड़ी सी कमी आई होगी। तो कमी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी लेस करनी पड़ेगी। जो पीछे बचा वो तुम्हारी क्या है एसेट की वैल्यू है। ये क्या कहता है तुम्हारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हिस्टोरिकल वैल्यू लेनी है, यही जो तुमने पैसा खर्च करा था वो लेना है। हाँ कमी आई है तो कमी को भी क्या करो लिखो, कमी को क्या करो यहां से घटाओ और फिर बताओ। ठीक है ये तुम्हारा क्या है कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या, अगला कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास में क्या ड्यूअलिटी का। क्या है ड्यूअलिटी। अब ये ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो देखो बॉस ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मतलब आपके पास में क्या है द्विपक्ष की अवधारणा है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कभी भी आपने क्या करा है कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करा है, क्या करा है बिजनेस ट्रांजेक्शन करा है, अगर कोई भी आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन करा है कैसा भी क्यों नहीं हो, उस हर ट्रांजेक्शन से क्या होती है दो चीजें क्या होती है अफेक्ट होती है। क्या होती है हर बार क्या होता है दो चीजें अफेक्ट होती है। ठीक है ना। अब ये दो चीजें क्या होती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या होती है दो पार्टीज होती है। सपोज करते हैं पहली पार्टी ए दूसरी पार्टी बी। भाई देखो लेन देन करोगे ना तो ए को कुछ मिलेगा। ए को सपोज करते हैं ए ने क्या करा, ए ने क्या करा बी को सामान सेल करा, आया ना।
तो ए के साथ में क्या होगा, ए के पास में जो सामान था वो किसके पास चला जाएगा, बी के पास में चला जाएगा। बी के पास में क्या थे, रुपए थे, आया ना। अब देखना, ए के पास सामान था तो एक से तो सामान गया, बी के साथ क्या, बी को सामान मिल गया। अब सामान मिलने के चक्कर में इसको क्या करना पड़ेगा, इसके पास में जो रुपए थे इसको रुपए क्या करने पड़ेंगे, इसको देने पड़ेंगे। अब क्या हो जाएगा पता है, ए से सामान तो चला जाएगा लेकिन ए के पास में क्या आ जाएगा, रुपया आ जाएगा। अब बी के पास में क्या होगा, बी के पास में सामान तो आ जाएगा लेकिन रुपया क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई, सामान को बेचने खरीदने की वजह से भी क्या हो गया, आपका सामान गया तो उसको सामान मिल गया, आपके पास में पैसा आया तो उसकी जेब से पैसा चला गया, आया ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टी बेनिफिट रिसीव करती है तो दूसरी पार्टी क्या करती है, बेनिफिट देती भी तो है। इसको मिला क्यों, क्योंकि इसने दिया। अच्छा, इसने दिया क्यों, क्योंकि उसको मिलना था इस वजह से। तो एक देगा दूसरे को मिलेगा, दूसरे को मिलेगा क्यों, क्योंकि एक बंदा क्या करेगा, उसको देगा। ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है कि नहीं चलता है, लेन देन में तो यही चीज होती है। अब ये ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कभी भी आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करा, क्या करा है, कोई भी ट्रांजेक्शन करा, तो हर ट्रांजेक्शन की वजह से कितनी चीजें अफेक्ट होंगी तुम्हारी, दो चीजें अफेक्ट होंगी। हमेशा क्या होंगी, दो चीजें अफेक्ट होंगी। जैसे मैं अगर तुमको बोलूं कि अगर तुमने क्या करी है, कोई बिल्डिंग खरीदी, क्या खरीदी तुम लोगों ने, बिल्डिंग क्या करी है, आप लोगों ने परचेस करी है। तो जैसे ही तुम कोई बिल्डिंग परचेस करोगे, इसकी वजह से दो चीज होंगी। एक तो क्या, तुम्हारे पास में एक बिल्डिंग आ जाएगी, भाई पहले तुम्हारे पास बिल्डिंग थी नहीं, अब एक बिल्डिंग आ जाएगी, तो पहली चीज तो क्या हुई, बिल्डिंग आ गई। अब जैसे ही तुम बिल्डिंग परचेस करोगे, पता है बिल्डिंग ऐसे तो तुमको मिलनी नहीं, तुमको क्या करना पड़ेगा, रुपया पे करना पड़ेगा, हाँ ना। तो तुम्हारी जेब से पैसा जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर तुम्हारे पास में कुछ आएगा तो तुमसे कुछ जाएगा भी जरूर। यही कॉन्सेप्ट क्या है, द्विपक्ष अवधारणा। द्विपक्ष अवधारणा कहती है हर चीज से क्या होने वाली है, दो चीजें होंगी। कैसा भी तुम लेन देन कर दो, दो चीजें तुम्हारे साथ में होने वाली ही होने वाली है। अच्छा, जरूरी नहीं कि चीज आज ही हो, ये चीजें क्या हो सकती है, आज भी हो सकती है और कल भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो चीज क्या होगी, तुम्हारे साथ में होती रहेंगी। कैसा भी ट्रांजेक्शन क्यों नहीं करो, दो चीजें क्या होने वाली है, अफेक्ट आपके पास में होने वाली है। इसकी वजह से हर बार दो खाते क्या होंगे, आपके अफेक्ट होंगे। क्या होंगे, दो खाते। अच्छा, दो खाते कौन से, एक तुमने बिल्डिंग परचेस करी तो एक खाता कौन सा, बिल्डिंग खाता। दूसरा तुमने रुपया दिया तो रुपया देने की वजह से कौन सा खाता अफेक्ट होगा, तुम्हारा कैश अकाउंट। अब बात आती है वो भी कैसे, सेम अमाउंट से क्या होने वाला है, अफेक्ट होने वाला है। सेम अमाउंट से कैसे, अरे भाई बताओ, अगर तुमने 10 लाख की क्या खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, बताओ तुम्हारे पास में क्या आया, 10 लाख रुपए की बिल्डिंग आई। तुम्हारी जेब से गया क्या, 2 लाख रुपए कि 4 लाख रुपए कि 1 करोड़ रुपए। अब 10 लाख की बिल्डिंग के मुझे तो नहीं लगता कोई 1 करोड़ रुपए देता होगा, और तुम 4 करोड़ में, 4 लाख में, 2 लाख के अंदर 10 लाख की बिल्डिंग ले नहीं पाओगे। अगर तुमने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी है तो क्या देने पड़ेंगे, 10 लाख ही रुपए देने पड़ेंगे। तो अमाउंट भी क्या जाएगा तुम्हारा, सेम अमाउंट जाने वाला है। खाते दो चीजें होंगी, हर ट्रांजेक्शन से दो चीजें होंगी, दो खाते क्या होंगे, अफेक्ट होंगे, और अमाउंट भी क्या होगा, उसका सेम ही होगा। ये क्या बोलता है तुमको, द्विपक्ष अवधारणा। अच्छा, इसके साथ में भी और एक चीज है, ये कहता है कि जो आपकी एसेट्स हैं हमेशा क्या रहने वाली है, लायबिलिटी के बराबर ही रहने वाली है। आपके बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं वो हमेशा क्या रहने वाली है, ऑल लायबिलिटीज के बराबर ही रहने वाली है। अभी मैंने ऑल एसेट्स मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जितनी भी एसेट्स है वो सारी एसेट्स क्या रहने वाली है, लायबिलिटी के बराबर ही रहने वाली है। अगर आपको एक सिंपल सी मैं बात बोलूं तो तुमको ये भी पता, ये काफी चीजें तो पता है तुम्हें क्या है, हमारे मॉरल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही है। हमारे अंदर की जो चीजें वही ज्ञान है जो भगवानों ने हमको बहुत पहले से दे रखा है। तुमको एक चीज पता होनी चाहिए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अफसोस मनाते हैं। क्यों अफसोस मनाते हैं, क्योंकि तुमको लगता है कि तुम्हारे सुख क्या है, तुम्हारे दुखों से
बहुत ज्यादा है। तुमको ऐसा लगता है? आजकल मैंने देखा है बहुत लोग बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर दुनिया भर का बोझ है, दुनिया भर का बोझ है। तो काफी लोग क्या मानते हैं, मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत बोझ है। वो मानते हैं मेरे ऊपर बर्डन क्या है, बहुत ही ज्यादा है, मेरे ऊपर दुख क्या है, बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पे आप लोग जिंदगी का हिसाब किताब लगाओगे ना, जिस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, अपने कमाई का हिसाब किताब लगाते हैं, वैसे ही जब जिंदगी के एंड में जब तुम अपनी जिंदगी का हिसाब किताब लगाओगे ना, तो तुमको पता लगेगा कि तुम्हारे पास में दुख ज्यादा नहीं थे, किसी के पास में दुख ज्यादा नहीं, किसी के पास में सुख ज्यादा नहीं है। ऊपर वाले ने जब दिए ना, ये दुखों की टोटल संख्या सुखों के बराबरी है। बस ये है कि तुमको ये अलग अलग टाइम पे मिलते हैं, इस वजह से तुम लोगों को कभी इसका बैलेंस मैच करना आया नहीं। बाकी हमेशा क्या होता है, दुखों की संख्या तुम्हारे सारे सुखों की संख्या के बराबर है। जितने ऊपर वाले ने तुमको दुख दिए है ना, उतने ही टुकड़ों टुकड़ों में क्या दिए हैं, सुख भी दिए। बस बात ही आती है, वो साला दुख बड़े देता है और सुख क्या देता है, छोटे छोटे से दे देता है। लेकिन जब सम टोटल करोगे ना, तो दोनों की टोटल क्या आएगी, हमेशा बराबर ही आएगी। तो बेवजह इन दुखों के ऊपर चिंतित होना, परेशान होना छोड़ दो, इन सुखों को भी क्या करो, आप लोग गिनते रहो। इसी कॉन्सेप्ट पर क्या है, ये भी चीज है, ये भी चीज क्या बोलता है कि बिजनेस के अंदर ना तो एसेट्स ज्यादा होती है, ना ही लाइबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये दोनों क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। मतलब तुम्हारे बिजनेस में एसेट्स क्या, एसेट्स का मतलब क्या था, वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारी प्रॉपर्टीज जो तुमको क्या करती है, बिजनेस करने में हेल्प करती है, जो तुम्हारे फ्यूचर में तुमको पैसा कमा के लाके देगी, उन सभी की टोटल पता है किसके बराबर होती है, तुम्हारी सारी लाइबिलिटीज के बराबर, तुम्हारे सभी बर्डन्स के बराबर होती है। ये भी क्या बोलता है, द्विपक्षीय अवधारणा कहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हम बाद में जानेंगे, एक टॉपिक आएगा तुम्हारे पास में अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसे हम कहते हैं लेखांकन के समीकरण। वहां पे हम इसको बार बार प्रूव भी कर देंगे कि बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती है ना, वो सारी लायबिलिटी के बराबरी होती है। जैसे कि तुम्हारे सारे सुखों की संख्या सारे दुखों के बराबरी है। कभी ये मिस बैलेंस नहीं करा ऊपर वाले ने, ऊपर वाले ने नहीं करा, तुम क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है। चलो अगला एक कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास में, जिसे हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादिता की अवधारणा, या फिर हम इसे कहते हैं प्रूडेंस। क्या कहते हैं, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। क्या कहते हैं, कंजर्वेटिज्म। अब ये क्या होता है, ये भी अपने इंडियन कल्चर से ही निकला हुआ कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा अपना इंडियन कल्चर का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही हल्का सा भी चेंज नहीं है। देखो हम सबके घर के अंदर किसी की बहन होगी, किसी की बुआ होगी, तो सब लोगों ने देखा है जैसे ही हमारे घर के अंदर क्या होती है, बेटी पैदा होती है। अब दिखती सी बात है, पैदा होने को तो बेटा भी पैदा हो सकता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट आजकल क्या है कि बेटी के ऊपर हमारे, अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई बेटी 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 को ज्यादा ही किया जा रहा है समाज के अंदर। तो होना भी चाहिए, बहुत ही बढ़िया चीज है कि हमारे घरों के अंदर मैंने देखा है जैसे ही हमारे घर के अंदर क्या होती है, बेटी पैदा होती है, जो हमारे पेरेंट होते हैं ना, पेरेंट्स, वो थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। क्यों अलर्ट हो जाते हैं, बेटी को लेकर अलर्ट हो जाते हैं। किस चीज के लिए, क्योंकि उनको पता है इन फ्यूचर क्या है, इन फ्यूचर हमारे सर के ऊपर एक बोझ आने वाला है। क्या आने वाला है, एक छोटा सा बोझ आ जाएगा, एक छोटा सा बर्डन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसकी अच्छी परवरिश तो है ही है, लेकिन इसकी शादी का खर्चा भी आएगा, इसकी अच्छी खासी एजुकेशन का खर्चा भी क्या करना पड़ेगा, हमको इसके ऊपर करना पड़ेगा। शादी में अच्छा खासा इसको, शादी में अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाएगा। बेटी की शादी में फिर भी हम इतना आजकल नहीं सोचते कि हाँ होगा तो होगा, देखा जाएगा। लेकिन बेटी की शादी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत पहले से सोचना पड़ता है। पेरेंट्स शुरू से क्या हो जाते हैं, एकदम अलर्ट हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। जैसे ही बेटी पैदा हुई हम लोग क्या हो जाते हैं, शुरू से अलर्ट हो जाते हैं कि भविष्य में क्या होगा, इसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसके ऊपर क्या होगा, कुछ ना कुछ मेरे को पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्या पता फ्यूचर में पैसे नहीं हुए तो हम कैसे क्या करेंगे उस समय, अगर समय, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं, समय कभी भी कैसा भी हो सकता है। आज
पैसा है, कल को पैसा नहीं हुआ तो बेटी की शादी कैसे करेंगे, उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही बेटी पैदा होती है हमको फ्यूचर का थोड़ा सा एक अनुमान लग जाता है कि फ्यूचर में क्या आएगा, एक बोझ आएगा, खर्चा आएगा उसकी लाइफस्टाइल को लेकर, उसकी एजुकेशन को लेकर, उसकी शादी को लेकर। तो हमारे पेरेंट्स आज से ही एक चीज स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, सेविंग स्टार्ट कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते, आज से ही सेविंग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे बेटी पैदा हुई धीमे धीमे उसके लिए सोना खरीदना चालू कर देंगे, धीमे धीमे उसके लिए क्या करेंगे, पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देंगे। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है, सबके घरों में ऐसा हो रहा है, मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ था और बाकी आप लोगों के घर में भी किसी न किसी घर में ऐसा हो ही रहा है, या अब से वो चालू कर देंगे करना, क्योंकि उनको पता है भविष्य में बेटी की शादी करनी है तो कुछ पैसे तो इकट्ठे करने ही पड़ेंगे। तो आज से ही क्या कर देते हैं वो लोग, सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी पर कॉन्सेप्ट बेस है रूढ़िवादिता, पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि अगर आपको पता है कि आपके बिजनेस में इन फ्यूचर कोई क्या होने वाला है, लॉस होने, क्या होने वाला है इन फ्यूचर, क्या आने वाला है, कोई लॉस, कोई बड़े खर्चे आने वाले हैं, कोई बड़े बर्डन आने वाले हैं, अगर फ्यूचर में ऐसा कोई बोझ आने वाला है, इसके लिए आज से ही क्या कर लो, तैयारी कर लो। क्या कर लो, आज से ही क्या कर लो, इसके लिए तैयारी कर लो, क्योंकि कल का पता नहीं। जरूरी नहीं है कि ये बोझ आए ही आए, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा बोझ आएगा ही आएगा। क्या पता बोझ नहीं भी आए, इतने बड़े खर्चे नहीं भी हो, लेकिन बाई चांस आ गए तो अचानक से पैसा कहां से लेके नहीं आएगा ना। तो इसके लिए आज ही क्या कर लो, तैयारी कर लो, आज ही क्या कर लो, सेविंग्स कर लो। क्या कर लो, सेविंग्स कर लो। और बिजनेस में इसके लिए दो वर्ड्स काम में लिए जाते हैं, एक है रिजर्व और दूसरा है प्रोविजन। जब तुमको पता है कि फ्यूचर में क्या आने वाले हैं, नुकसान होने वाले हैं, फ्यूचर में बड़े खर्चे आने वाले हैं, जब पता है तो उसके लिए आज से ही क्या कर लो, तैयारी कर लो। उसके लिए आज ही तैयार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ और क्या बना लो, रिजर्व मतलब सेविंग्स, या फिर क्या बना लो, प्रोविजंस बना लो, ताकि भविष्य में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर पहले से ही पता लग गया है कि बिजनेस में क्या होने वाले हैं, नुकसान होने वाले हैं, तो आज ही क्या कर लो, उसको रिकॉग्नाइज कर लो, आज उसके लिए क्या हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, और आज ही क्या कर लो, उसके लिए सेविंग करना धीमे धीमे स्टार्ट कर लो, ताकि भविष्य में जब इतना बड़ा खर्चा आएगा तो तुम्हारे पास में क्या होगी, अच्छी खासी सेविंग उसके लिए होगी और तुमको दिक्कत नहीं आएगी। सही बात है। ये तो किसके लिए था, फ्यूचर बर्डन या फिर लॉस, क्योंकि हमारा समाज मानता है बेटी क्या है, बोझ, तो उसके लिए आज से क्या हो जाता है, वो तैयार कर लेता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा खर्चा आए आए। अगर तुम्हारी बेटी बढ़िया क्या बन गई, IAS RS वगैरह बन गई, बढ़िया नौकरी लग गई, तो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता है। अच्छा, वैसे ही हमारे यहाँ पे माँ के लाल होते हैं बेटे, होते हैं कि नहीं होते हैं? अब ये कॉन्सेप्ट कहता है अगर तुम्हारे घर में क्या हो गया, बेटा पैदा हो भी गया है तो ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है। तुमको ऐसा लगता है कि तुमको बेटा फ्यूचर में कमा के लाके देगा, तो इतनी भी गलतफहमी में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटे होते तो पहले अपने हैं, फिर बाद में किसी और के हो जाते हैं। ये तो तय है, पुरानी बात है, सिंपल सी है। तो ये क्या कहता है कि अगर आपके घर में बेटा हो गया है तो इसके लिए जश्न मनाने मत बैठ जाना, क्योंकि आपको क्या लगता है बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो आपने जश्न मना तो लिए, लेकिन कल को पता चले बेटा बुढ़ापे का सहारा छोड़ के बुढ़ापे के अंदर जो लकड़ी थी वो भी छीन के चला गया, क्या काम आएगा भाई। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर बेटा हो जाता है तो ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। खुश कब होना, जब बेटे का ब्याह हो जाए, बनीत जाए, बहू लेके आ जाए, बहू लेके आ जाए, पोते पोते भी तुमको दे दे, और ये सब बहू बेटे पोता पोते तुम्हारी सेवा कर रहे हैं एक्चुअल में, तब तो खुश होने की जरूरत है, वरना खुश होने की कोई जरूरत तुमको नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना पुत्र पक्त अपन पालना में था है, केड़ा है। अब देखो बात कही है कि अगर क्या हो गया, आपके पास में बेटा हो गया, मतलब तुमको क्या लग रहा है, तुमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, तुमको ऐसा लग रहा है बेटा होना आज तो प्रॉफिट दे नहीं रहा, ये तो क्या देगा तुमको, फ्यूचर में प्रॉफिट देगा। तो बेटी मैंने क्या बोला था, फ्यूचर लॉस है, तो बेटा तुमको क्या लग रहा है, फ्यूचर प्रॉफिट, तुमको ऐसा लग रहा है। मैं तो नहीं मानता वैसे बेटा होना प्रॉफिट का सौदा है, नुकसान ही है साला ही है। पहले तो इनको पालो पोसो बड़ा करो, फिर बाद में आना क्या, कुछ नहीं, किसी और के हो जाते हैं साला ये वाली बात है। तो देखो
तो अगर आपके क्या हो जाता है बेटा, और तुमको क्या लग रहा है फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हाँ मानना मत, तभी अभी मत मानना कि तुमको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, वरना क्या होता है लोग उड़ने लग जाते हैं, बेटा हो गया वो एकदम खुशी खुशी में, मतलब फूले नहीं समाते, बहुत सारे पैसे खर्च कर लेते, एकदम पता नहीं क्या से क्या ही कर लेते हैं, बाजार के अंदर लट्टू बांट रहे हैं, पूरे समाज में लड्डू बट रहे हैं, और बाद में पता क्या चला, 10 साल बाद में 20 साल बाद में जब बच्चा बड़ा हुआ, क्या दे रहा है वो, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ दे ही नहीं रहा तुमको, रिटर्न में तुमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे बेटे भी क्या काम के आने वाले, कुछ काम के नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी एलेबरेट करता हूँ, बताता हूँ क्या। देखो, अगर तुमको लगता है कि इन फ्यूचर, क्या इन फ्यूचर तुमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, आज तो नहीं हुआ ना, तुमको क्या लग रहा है, लग रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो इस भरोसे राजी होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या पता हो नहीं हो, कल किसने देखा, फ्यूचर इज कंप्लीटली अनसर्टेन, तुमको लग रहा है फ्यूचर में प्रॉफिट और फ्यूचर में नहीं हुआ, तो तब तो बैठे रह जाओगे ना। इसीलिए क्या, इन फ्यूचर अगर प्रॉफिट होने वाला है, चांसेस हैं, तो कूदने की जरूरत तुमको नहीं है। जब तक ये हो नहीं जाता तब तक मत कूदो, जब तक आपको ये प्रॉफिट हो नहीं जाता तब तक आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये प्रॉफिट हो जाए तब लिख लेना। लॉसेस में तो हमने क्या बोला, अभी पता नहीं भाई फ्यूचर में हो नहीं हो, पहले से क्या कर लो, उसकी तैयारी कर लो, उसको पहले से क्या कर लो, रिकॉग्नाइज करके उसको लिखना स्टार्ट कर दो। लेकिन प्रॉफिट के लिए पहले कुछ नहीं करना, जब तक ये हो नहीं जाता तब तक ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। वरना क्या होता है, हम वहम में जीते हैं और वहम में पता नहीं क्या से क्या हो जाता, हमको कुछ मिलता तो है नहीं। इसीलिए तो आपके, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा, लग रहा है ना, उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, जब तक कि ये हो नहीं जाए। जब ये हो जाए तो मान लेना प्रॉफिट हो गया है, तब लिखना, उससे पहले लिखने की जरूरत आपको नहीं है। क्या बात समझ में आई? देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं वापस एक छोटा सा। सपोज करते हैं आपने क्या लिया, लॉटरी का एक टिकट खरीदा है। क्या खरीदा? लॉटरी का टिकट खरीदा। लॉटरी का टिकट आपने खरीदा कितने रुपए के अंदर है? 100 रुपए के अंदर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 100 रुपए का लॉटरी का टिकट खरीदा, क्या ये अपने आप में एक ट्रांजेक्शन है? क्या हाँ लेन देन है, तुमको टिकट मिला, तुमने पैसे खर्च करे, क्या इसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए? क्या हाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये लेन देन है, हुआ है, तुमसे पैसा खर्च हो, तुमको लिखना चाहिए। अच्छा, अब ये जो लॉटरी का टिकट है, ये 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट है। क्या है? 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट है। अब एक बात बताना, 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट तुमने खरीदा है, फ्यूचर में चांसेस है क्या 1 करोड़ की लॉटरी जीतने के? हाँ चांसेस तो हैं। लग तो ऐसा रहा है कि भविष्य में क्या होगी, 1 करोड़ की कमाई हो सकती है, लेकिन क्या हुई? क्या नहीं हुई ना। तो 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट खरीदने का यह मतलब नहीं है कि आपने 1 करोड़ कमा ली। हमने क्या बोला, फ्यूचर में कमा सकते हो। ये लॉटरी का टिकट तुम्हारा बेटा है, बेटा ही तो है, और क्या है, फ्यूचर की कमाई है। क्या हुई? क्या अभी अभी तक तो ये कमाई नहीं हुई है, अभी तक तो बेटे ने कुछ लाके कुछ नहीं दिया है, नहीं लाके दिया, तुम इस भरोसे बैठे हो कि तुमको कमा के लाके देगा, इसको नहीं लिखना है। तो अगर तुमने 100 रुपए के अंदर 100 रुपए खर्च करे, इसको तो लिखो, इसकी अकाउंटिंग होगी। लेकिन जब आपको 1 करोड़ का आपने लॉटरी का टिकट खरीदा है, ये मत मानना कि 1 करोड़ की आपको इनकम हो गई है। क्यों? अभी तक ये हुई नहीं हुई ना, तो इसको नहीं लिखना है। लेकिन कल को अगर तुम लोग लॉटरी जीत जाते हो, लॉटरी वन, आप लॉटरी जीत गए, लॉटरी जीत गए तो क्या होगा? क्या आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई? हाँ लग गई। लग गई तो क्या इनकम हो गई? क्या हाँ, अब तो कमाई हो गई ना भाई। अब कमाई हो गई तो क्या करो, 1 CR को आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या बोला, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनकम हो जाए तो लिखना, फ्यूचर में होने के चांसेस हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैंने 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट खरीदा है, खरीदने से कौन से मेरे को 1 करोड़ मिल जाएंगे? अभी थोड़ी मिलने हैं, तो अभी मेरे को जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, मुझे राजी होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जीत नहीं जाता तब तक ये मेरी इनकम नहीं है, ठीक है। तो जब मैं जीतूंगा तब मैं क्या बोलूंगा, 1 करोड़ की बात करूंगा। उससे पहले मुझे बहस कितने करनी है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के टिकट की, क्योंकि ये मेरा खर्चा था। खर्चा तो होते ही लिख दो, होने से पहले लिख दो भले, क्योंकि तुमको पता है होना है। लेकिन जब तक कमाई हो नहीं जाती तब तक आपको नहीं लिखना है। सेम मेरा एग्जाम्पल पूरा का पूरा बेटी और बेटे पे क्या बैठता है, तुम्हारा सटीक बैठता है।
हमने क्या बोला बेटा, क्या तुम्हारा प्रॉफिट, क्या फ्यूचर प्रॉफिट, बेटी क्या तुम्हारी फ्यूचर लॉस। अगर फ्यूचर लॉस है तो होने से पहले क्या कर लो, इसको रिकॉग्नाइज कर लो और आज ही क्या बना लो, इसके लिए रिजर्व एंड प्रोविजंस क्या कर लो, आप लोग बनाना स्टार्ट कर लो, अभी से तैयारी कर लो। हमारे सभी के घरों के अंदर ऐसा किया जा रहा है, बेटी होते ही क्या कर लेते हैं हम लोग, उसके लिए सेविंग करना स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम उसको एक अच्छा भविष्य दे सके। लेकिन बेटा पैदा होते ही राजी मत हो जाना कि तुम्हारे बेटे ने क्या कर देगा, तुम्हारा बेटा तुमको फ्यूचर में लगे करोड़ों कमा के देगा, नहीं। जब तक ये कमा कर लाकर नहीं दे तब तक इसको सपूत मानना मत। अब तक तो क्या ये खाली पूती है, क्या ये पूती है। जिस दिन तुमको क्या करे, ये पैसा लाके दे, क्या करे, पैसा लाके दे, तुमको लाखों कमा के लाके दे रहा है, मतलब जब यहां से इनकम होनी चालू हो जाए तभी क्या करोगे, इनकम मानोगे और तभी इसको रिकॉग्नाइज करोगे, उससे पहले नहीं करना। ये तुम्हारे पास में क्या होता है, कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी कॉन्सेप्ट बचते हैं हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।